हेलो एवरीवन, दिस इज राबो स्नेही और आज हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को। तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस में हम देखते हैं कि हम न्यूज़ को कैसे फिल्म्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और न्यूज़ को कैसे हम हमारे प्रिपरेशन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। 12 इंजर्ड इन श्रीनगर ग्रेनेड अटैक। तो ये जो पर्टिकुलर अटैक है अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली हुआ है एंड इसमें से कुछ लोगों को इंजरी भी हुई है। हाउएवर फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें चीज़ें से ध्यान रखनी है वो देखते हैं। तो इस न्यूज़ के अंदर एक लाइन मेंशन्ड है कि पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर करी है यूएपीए के अंदर, भारतीय न्याय संहिता और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर। तो ये 3 एक्ट्स इस न्यूज़ के अंदर मेंशन्ड है और इनको पढ़ना अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन तीनों न्यूज़ पर या इन तीनों एक्ट्स पर एक न्यूज़ बन चुकी है। तो जो यूएपीए है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देखते हैं। सो यूएपीए स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि ये बताता है कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हाईलाइट करा जाएगा जब जब वो कोई ना कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करेंगे। अब अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो कि लॉ के अगेंस्ट है। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इस एक्ट के अंदर ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ लिखी है, जैसे कोई ऐसा एक्शन जो इंडिया के ऊपर कंट्रोल लेने की या अथॉरिटी जताने की कोशिश करे। सपोज कोई ऐसा ग्रुप है जिसने किसी एक पर्टिकुलर सिटी का कोई जो रीजन है उसको ऑक्यूपाई कर लिया और उसको कंट्रोल कर लिया और उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ऐसी चीज़ करने की, तो वो अनलॉफुल एक्ट में माना जाएगा। दूसरा, एनी एक्शन विच अंडरमाइंस द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और इम्पेयर्स द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ओवरऑल जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है, इंडिया की सोवरेनिटी है, उसको अंडरमाइन करने का कोई भी एक्ट हुआ। लेट अस से यहाँ पे लिखा है इंटेग्रिटी, और इंडिया की इंटेग्रिटी बहुत तरीके से होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। मतलब जो इंडिया की टेरिटरी है, हमें ये इंश्योर करना है कि वो हमारे पास ही रहे, हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे और कोई उनको चेंज ना करे। तो ऐसे ही जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो इन चीज़ों को करना चाहेगी, उसको अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर काउंट किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू, और फिर इस एक्ट के अंदर उसके उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी गिल्टी ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि यूएपीए सिर्फ और सिर्फ ये राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल दे सकती है। अगर पता चला कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ना किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को फंड करा है, इसने डायरेक्टली लोग भेजे हैं या फिर उसको बस थोड़ी सी मदद भी कर दी, तब भी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइटल है वो दिया जा सकता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हो सकता है इंडिया में हो या फिर कहीं वर्ल्ड में बाहर भी हो। तो हम सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में हो या वो सिर्फ इंटरनेशनली एक्टिव हो। इन्वेस्टिगेशन में बी कंडक्टेड बाय ऑफिसर्स ऑफ द रैंक डीएसपी एंड एसीपी और अबव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है कि इनिशियली जब यूएपी आया था 1967 में, तब ऐसी चीज़ें मेंशन थी कि डीएसपी और एसीपी इनके द्वारा या इनके सीनियर्स के द्वारा इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी। और क्या है, दैट चार्जशीट मैक्सिमम 180 डेज के अंदर फाइल हो जाएगी जब भी अरेस्ट होगी। 180 डेज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ही हो गए, तो इसके अंदर चार्जशीट को फाइल करना पड़ेगा। ऐसा टाइम लिमिट लगाने की ज़रूरत क्या है? बिकॉज जो भी यूएपीए में जितने भी लोग आ रहे हैं, आपको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम करके आ रहे हैं। वो नेशनल इंटेग्रिटी को वायलेट करके आ रहे हैं इस एक्ट के अंदर। सो द थिंग इज़ कि उनको जितना जल्दी ट्राई करा जाए, उनके अगेंस्ट जितनी जल्दी जजमेंट पास करा जाए उतना बेटर। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे एक टाइम लिमिट रखी गई है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो एक्ट था ये इतना एग्जिस्ट करता था, बट इसके बियॉन्ड 2004 में एंड 2019 में दो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। 2004 में क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज रेफर टू एक्शंस रिलेटेड टू सेसेशन एंड सेशन ऑफ द टेरिटरी। ये 2004 तक था जहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को ये माना जाता था कि ऐसा कोई भी काम जो कि सेसेशन मतलब इंडिया से किसी पार्ट को काट कर अलग करने की बातें करते हैं या अलग करने के लिए एक्शन लेते हैं, कुछ टेररिस्ट अटैक कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना वो ये यूज़ थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो हमें पता है कि वो एक टेररिज्म का एक्ट है। तो इसलिए 2004 में इसको, ये जो पहले मेंशन था सेसेशन एंड सेशन, अब यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है टू मेक इट मोर प्रोफाउंड कि यहाँ पे एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है। सिंपल सी बात है, 2004 से पहले वो ये कहते थे कि जो भी देश में
जो छोटा सा पोर्शन है उसको अलग करने के लिए कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, बस ये लाइन यहाँ पे लिखी थी। अब यहाँ पे ये लिख दिया है कि ये जो एक्शन है इसको हम टेररिस्ट एक्ट बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 2019 में क्या है, सी ये जो ओरिजिनल एक्ट था इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टेक करती है उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट आता है जहाँ पे एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करा जा सकता है। अब तक ऐसा कुछ हमारे पास लॉ नहीं था जिससे एक इंसान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में उसको करा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी 2019 में कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, देखो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद ही 2008 के बाद बनी थी, जब 2008 में 26/11 हुआ था जहाँ पे मुंबई में अटैक हुआ था, एंड उसी के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी थी ताकि वो ऐसे टेररिज्म इंसिडेंट्स को रोक पाए और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस चला पाए। तो अब 2019 में ये जो अमेंडमेंट होता है यूएपीए में, उसमें जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए के, उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सके। तो अब देखो मैंने आपको यही बताया था ना कि पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ डीएसपी, एसीपी और उनके जो सीनियर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसका चार्ज ले सकते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। मिक्स बैग फॉर एससी कॉलेजियम इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, ये अभी इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सबसे बड़ी पोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाती है। नाउ द थिंग इज कि ये रिसेंटली 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। आज 4 नवंबर है एंड ही विल रिटायर ऑन 10 नवंबर। तो अब क्योंकि ये अभी एक कोलिजियम को हेड कर रहे हैं और इस कोलिजियम का पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करना, और हाई कोर्ट क्योंकि बहुत सारे हैं इंडिया में, तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी हाई कोर्ट जज को ट्रांसफ़र करना भी। तो ट्रांसफ़र एंड अपॉइंटमेंट ये मेनली कोलिजियम का काम होता है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कोलिजियम को हेड करते हैं, यूजुअली जो सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम बनता है उसको हेड करते हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी हैं। तो क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं तो देखा जा रहा है, और ये जो ऑथर है ये बात कर रहे हैं और इस पे वो एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं कि इनकी लीडरशिप में कोलेजियम में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसका क्या क्या रिजल्ट निकल के आया है। सो क्या क्या ये ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जो अपॉइंटमेंट किए हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में इस कोलिजियम के थ्रू, उसके अंदर ये देखा गया है कि इन्होंने फ्री स्पीच को सपोर्ट करा है, डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करा है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे, क्योंकि एक ओपनली गे जज दिल्ली हाई कोर्ट में अपॉइंट किए गए थे इनके कोलिजियम के द्वारा, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की इंटेग्रिटी भी इन्होंने मेंटेन करी है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनके अपॉइंटमेंट में देखने को नहीं मिला, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन एक नेगेटिव भी है, वो नेगेटिव ये है कि इंडिया की टॉप कोर्ट बेंच में एक भी सिंगल विमेन वो पार्टिसिपेट नहीं बन पाई या उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई इनके कोलिजन के दौरान। सो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है और सेटबैक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इनका एनालिसिस क्या है इस पर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट इन चीज़ों को आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, और इंटरव्यू में भी ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो इंडियन कोलिजियम सिस्टम, अब क्योंकि ये न्यूज़ में है, क्योंकि इसी के बारे में ये न्यूज़ आई है, तो अब उसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो द कोलिजियम सिस्टम इज़ अ यूनिक मैकेनिज्म जिससे जो हायर जुडिशरी के मेंबर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको अपॉइंट करा जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो एस्टैब्लिश करता है उसको विदाउट एक्सप्लिसिट मेंशन इन द इंडियन। कोलिजियम एक्चुअली कोई एक ऐसी बॉडी नहीं है जो स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करती थी, और ना ही ये हर टाइम एग्जिस्ट करती है। ये सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, जब जब उसको लगा कि हमें अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत है जजेस की, तो वो एक छोटी सी सब बॉडी बना लेता है, और ये जो बॉडी है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ना तो इसका किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही इसका किसी लॉ या एक्ट में मेंशन है, तो ये बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट में बनता है उसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसमें उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो कोलिजियम हाई कोर्ट में बनता है
उसको कौन हेड करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और उसके साथ उन चीफ जस्टिस के साथ 2 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट में CJI प्लस 4 जजेस एंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पे आई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो इंडिया का चीफ जस्टिस नहीं है, प्लस 2 मोर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। दे दे एक्चुअली लुक फॉरवर्ड, और वो कोशिश करते हैं कि उन पोटेंशियल अच्छे जजेस को ढूंढा जाए जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए इन जजेस के खुद के अकॉर्डिंग डिजर्व करते हैं। द थिंग इज़ कि जब इन्होंने इस पर्टिकुलर डिसीजन पे कोई ना कोई फाइनल एक एनालिसिस करके कुछ ना कुछ अग्रीमेंट कर लिया, तो उसके बाद ये कुछ नेम्स की लिस्ट भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को नेम्स की लिस्ट भेजते हैं और ये इनकी रिकमेंडेशन होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इसी लिस्ट में से चुनना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो लिस्ट इस कोलिजियम ने भेजी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसी लिस्ट में से गवर्नमेंट को पिक करना पड़ता है। एंड अगर लेट से गवर्नमेंट को इस लिस्ट में से कोई भी समझ नहीं आया, तो वो क्या करेगी? वो इस रिकमेंडेशन को रिटर्न कर देगी वापस उस कोलिजियम को कि प्लीज़ आप जाके दोबारा से इसकी लिस्ट को देखो। लेकिन अगर कोलिजियम ने फिर से वही लिस्ट दे दी, ठीक है, उन्होंने रीइटरेट कर दी सेम रिकमेंडेशन, तो अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे चीज़ें बाइंडिंग हो जाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या जो गवर्नर है वो इसको वापस भेज नहीं सकता, उनको अग्री करना पड़ेगा इस लिस्ट से, और इस लिस्ट में से जो उनको लगता है बेस्ट कैंडिडेट है उनको पिक करना पड़ेगा। तो कोलिजियम का ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, इससे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं। जिस तरह से अभी कोलिजियम वर्क करता है, फॉर्चुनेटली उससे क्या देखने को मिला है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये सबसे कम हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी है ना, वो भी बहुत कम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो जजेस हैं, ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के केस में, 3 जजेस हाई कोर्ट के केस में, ये किस कंडीशन पे आके मिल रहे हैं। इन्होंने जिन जजेस को सेलेक्ट करा है रिकमेंडेशन के लिए, वो क्यों करा है? क्या जजेस का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो नॉर्मल क्राइटेरिया से अलग है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास नहीं है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है। लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कम है, तो आप एक देख सकते हो कि इसमें अच्छी बात भी है और कुछ नेगेटिव्स भी हैं जिनको फ्यूचर में सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, असम एंड मेघालय विलेजर्स जॉइन हैंड्स अगेंस्ट सैंड माइनिंग। सी, असम नॉर्थ में है और मेघालय असम के साउथ में है। इस पर्टिकुलर बॉर्डर के अराउंड बहुत सारी नदियाँ जाती है, बहुत सारी रिवर्स जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? सी, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो रिवर्स हैं, अगर मैं रिवर को बनाऊं, तो रिवर का जो बेड है, रिवर का जो रिवर बेड है, मतलब जो रिवर का सबसे लोअर सरफेस है, जो उसकी ज़मीन है नदी के नीचे एकदम, यहाँ पे बहुत सारी सैंड होती है और यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट्स भी होते हैं, क्योंकि रिवर बहुत दूर से चलती आती है, अपने साथ बहुत सारे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ले आती है, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले आती है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन के, और आके वो नदियों के जो ज़मीन है, नदियों का जो रिवर बेड है, वहाँ पे उसको वो जमा करती आती है, करती आती है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्स यहाँ पर है, बहुत सारे रेत है, मिट्टी है। अब होता क्या है कि ये जो लोअर रिवर बेड है, इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्योंकि इसको अगर आपने बिगाड़ दिया, तो यहाँ पे जो इस पूरी रिवर में जो फिश रहती है, जो छोटे छोटे एक्वाटिक प्लांट्स हैं, उनकी जो पूरी बायोलॉजी है, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है, वो काफ़ी चेंज हो जाएगी और उसमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है जब भी इस रिवर सी बेड से सैंड को माइन करा जाता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो अब यहाँ पे क्या न्यूज़ है कि जो असम और मेघालय के विलेजर्स हैं उस बॉर्डर इलाके में, वो साथ में आए और सैंड माइनिंग को उन्होंने अपोज करा। उन्होंने क्या बोला कि जो रिवर बैंक्स हैं वो इरोड हो रहे हैं और एक्वाटिक लाइफ को बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है। सिंपल सी बात है, जो मछली वगैरह हैं या क्रैब्स हैं या छोटे छोटे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो उनके जो छोटे से शेल्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? ये अगर मैंने एक रिवर का कॉलम बनाया है, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ना कुछ पत्थर वगैरह भी होते हैं, इन्हीं के बीच बहुत सारी मछलियाँ अपने एग्स को प्लांट करती है। यहाँ पे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं के बीच छोटे छोटे जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो रहते हैं इसी के अंदर। तो यहाँ पे अगर रिवर माइनिंग हो गई, तो ये जो पूरा एरिया है ये एकदम फ्लैट हो गया, तो जो बायोडाइवर्सिटी है और जो हैबिटाट है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है।
और ये देखा गया है कि जो बोको रिवर है असम के अराउंड, वहाँ पे भी सैंड माइनिंग के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अथॉरिटीज़ को फोर्स करने के बाद भी जो सैंड माइनिंग है वो अब तक नहीं रुकी। कुछ टाइम तक रुक जाती है और फिर अगले साल फिर से चालू हो जाती है। और इससे जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड मिलती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर सिर्फ एक रिवर नहीं है, ब्रह्मपुत्र रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी है, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये जो पूरा रिवर बेसिन है, इसके अंदर गैंजेटिक डॉल्फिन मिलती है। जो इंडो गैंजेटिक डॉल्फिन है वो गंगा रिवर सिस्टम में और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में दोनों में मिलती है। और अगर कोई भी रिवर बेड पे सैंड माइनिंग करेगा तो जो रिवर का बेसिक इकोसिस्टम है वो खराब होगा, और जो हैबिटाट है, जो रहने की जगह है गैंजेटिक डॉल्फिन की, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से। और ये जो गैंजेटिक डॉल्फिन की पॉपुलेशन में डिक्लाइन है, ये खतरे की बात और भी इसलिए है क्योंकि पहली बात तो वो शेड्यूल वन स्पीशी है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दूसरी चीज़, IUCN ने उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। अब देखते हैं सैंड माइनिंग से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको बता दी हैं। अब देखते हैं ओवरऑल प्रॉब्लम्स है क्या सैंड माइनिंग से। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिवर बेड सैंड माइनिंग से, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सैंड माइनिंग डिफरेंट डिफरेंट जगह होती है, मैं अभी रिवर बेड की बात कर रहा हूँ। ये सबसे पहले होगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्यों? जो रिवर बेड है वो इरोड हो जाएगा। सिंपल, जो नदी का ये मैंने कॉलम बनाया और उसके नीचे ये जो ज़मीन है जिससे बहुत सारे सप्लीमेंट्स थे, ये गायब हो जाएंगे। और ये जो रिवर बेड की शेप है ना, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं रिवर बेड इरोजन। उससे क्या होगा? वाटर टेबल लोअर हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर पानी इस डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं और उसको कोई रोक नहीं रहा, तो डेफिनेटली वो पूरा चले जाएगा। लेकिन सपोज पानी की स्पीड मैंने स्लो कर दी, किसी भी तरह से मैंने पानी की स्पीड स्लो कर दी, और ये जो पानी है ना, इस ज़मीन के ऊपर से होके जा रहा था। अब पानी तो पहले तो बहुत तेज़ी से भाग जाता था, अब पानी बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है। जब वो पानी धीरे धीरे जाएगा तो उसके चांसेस कि वो ज़मीन को क्रॉस करके, क्योंकि जो ज़मीन है वो थोड़ी सी पोरस होती है, जिसमें से जो पानी है वो ज़मीन के थ्रू नीचे जा सकता है, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ता है। एनीवे, अगर पानी बहुत तेज़ी से जाएगा तो जो ग्राउंड वाटर है ना, वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर पानी बहुत ही स्लो जाएगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो पानी है वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो जा रहा है, तो वो ज़्यादा टाइम रिवर बेड के ऊपर बिताता है स्टेबल फॉर्म में। तो उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो इसको क्रॉस करके नीचे चले जाए और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दे। लेकिन अब आप खुद सोचो, ये पानी को मैंने स्लो कैसे करा? मैंने पानी को स्लो करा किससे? रिवर बेड पे बहुत सारी मिट्टी पत्थर वगैरह डाल के। इसका ये मतलब है, अगर यहाँ पे रिवर बेड के ऊपर सैंड माइनिंग हो जाएगी तो ये पूरा सरफेस जो नदी के नीचे है कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगा, और जो पानी और नदी की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। तो जिस तेज़ी से या जिस क्वांटिटी में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था नदी से, वो अब नहीं हो पाएगा, और जो वाटर टेबल है वो गिर जाएगी। ऊपर से सेडिमेंट इम्बैलेंस, मैंने कहा था कि जो नदियां हैं अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने पूरे कोर्स में लेके आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह उसको डिपॉजिट करती रहती हैं। एंड अब जब नदी में ये इम्बैलेंस होगा, क्योंकि सैंड माइनिंग हो रही है, तो सेडिमेंट का इम्बैलेंस बढ़ जाएगा और उससे रिवर का कोर्स भी बदल सकता है। क्योंकि देखो, जब नदी का जो रिवर बेड है उस पे माइनिंग होगी तो उसकी शेप भी बदल जाएगी, नीचे वाले जो ज़मीन का सरफेस है उसकी, और उसके ऊपर जो पानी जा रहा है वो भी नीचे वाले सरफेस को ही फॉलो करेगा, उसी के शेप को। तो जब शेप बदल जाएगी तो धीरे धीरे कुछ सालों में जो नदी का डायरेक्शन है शायद वो भी बदल जाए, जिससे फ्लड रिस्क भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और उनके बीच से नदी इस डायरेक्शन में जाती थी। अब नदी का कोर्स है बदल चुका है, अब वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी कुछ सालों बाद। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके घरों में तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा होता है। फिर बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा लॉस है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो हैबिटाट है, हैबिटाट मतलब रहने की जगह, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं एंड एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनके रहने की जगह खराब हो जाती है बिल्कुल। इम्पैक्ट ऑन रिवर वेजिटेशन, ऑब्वियसली जो बहुत ही एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं, और वो जो अपनी ऑक्सीजन है वो पानी से ही उनको वो ऑक्सीजन डिराइव करते हैं। द थिंग इज कि अगर आपने रिवर बेड को माइन कर दिया तो जो एक्वेटिक प्लांट है ये सारे उजड़ जाएंगे,
देखो ये पूरी फूड चेन पे बहुत बड़ा इनका एक डैमेज कॉज होता है। वो ऐसे होता है कि एक बड़ी मछली है, वो किसको खाएगी? एक छोटी मछली को, ठीक है? अब छोटी मछली कहाँ से आ रही है या वो कहाँ रहती है? छोटी मछली रहती है बहुत ही छोटे-छोटे जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो नदी के अंदर ज़मीन के अंदर होते हैं, उसी के अंदर वो रहती है। तो आपने अगर एक्वाटिक प्लांट्स को हटा दिया, तो छोटी मछली के रहने की जगह खत्म, तो छोटी मछली की पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी। तो जो बड़ी मछली है, उसके लिए जो खाने का ऑप्शंस है वो भी खत्म हो जाएंगे, तो बड़ी मछली भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे एक चीज़ करने से जो पूरी फूड चेन है, उस पे बहुत बहुत बड़ा एक चैलेंज बन के आता है। और फिश माइग्रेशन पे भी इफेक्ट होगा। सिंपली बात है, जब फिश की पॉपुलेशन खराब हो जाएगी, फिश की जो जो रिवर है उसका जो कोर्स है वो ही बदल चुका है, तो फिश जो माइग्रेशन करती है वो पैटर्न और वो डायरेक्शन भी बदल जाएगा। वाटर क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो इसलिए क्योंकि जब भी सैंड माइनिंग होती है तो बहुत सारे सेडिमेंट्स जो नदी के बॉटम पे रखे हुए थे, अब सैंड माइनिंग होगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो सेडिमेंट्स उड़ उड़ के नदी के अंदर घुल जाएंगे। तो नदी की जो क्वालिटी है, वाटर की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी लॉस है। सिंपल सी बात है, देखो जो पेड़ क्या करता है, पेड़ क्या करता है, CO2 को ब्रीद इन करता है, एब्जॉर्ब करता है, सिंपल। तो पेड़ जब तक जिंदा है तब वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली कार्बन को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है। स्टोर मतलब सेक्वेस्टर करके रखा हुआ है। और ऐसे ही पेड़ कहाँ होते हैं? रिवर बेड पे होते हैं, नदी के एकदम नीचे बॉटम पर होते हैं। अगर उन पेड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर है और हमने उनको सैंड माइनिंग करके उन एक्वाटिक प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमने किया था, कार्बन को स्टोर किया था, ये रिवर्स हो जाएगा और इसका लॉस हो जाएगा। बस वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। ब्रिक्स समिट बूस्ट इंडिया ईरान टाइज। तो जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली अक्टूबर के अंदर जो ब्रिक्स समिट हुई है रशिया में, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया और ईरान के टाइज को वापस इम्प्रूव करने में। तो अब एक बार कुछ चीज़ों को समझते हैं जो कि ऑथर ने मेंशन करा है। ब्रिक्स समिट हैज़ द पोटेंशियल टू बूस्ट इंडिया ईरान टाइज। जो अभी 16th ब्रिक्स समिट हुई थी अक्टूबर में, वो हुई थी रशिया के कजान रीजन में। अब देखो ये बन चुकी है प्लेस इन न्यूज़। आई विल रिकमेंड कि आप गूगल मैप्स पर जाओ और इन प्लेसेस को ढंग से देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। गूगल मैप्स पर जाना, इन इन प्लेसेस को ढंग से देखना, इसके अराउंड कौन कौन सी और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है, क्या यहाँ पे कोई नदी जा रही है इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे कोई माउंटेन रेंज है जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बार आपने उनको पढ़ लिया तो आपसे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान जो है वो अभी थोड़ा बिजी है इज़राइल गाज़ा वॉर में, और वो देख रहा है कि इंडिया का सपोर्ट उसे मिले। एक्चुअली इंडिया फॉर्चुनेटली एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे हम अपने आप को जो ग्लोबल साउथ है, जो ग्लोबल साउथ है उसका रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम अपने आप को पेश करते हैं। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ ना एक बहुत ही क्लॉकल एक नाम है जो रिप्रेजेंट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, जो कंट्रीज अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या फिर डेवलपिंग है उनको। जो ग्लोबल नॉर्थ है वो हम मानते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को। ये आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप मैप पर देखोगे तो इक्वेटर के ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं वो तो नॉर्थ में आती हैं। लेकिन आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा कि इंडिया जो है, चाइना है और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, वो भी तो नॉर्थ में आती है। तो हम क्यों नहीं ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट हैं? हम ग्लोबल साउथ का पार्ट क्यों हैं? एक्चुअली ये जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ टर्म है, ये एग्जैक्टली अर्थ की जो ज्योग्राफी है उसको फॉलो नहीं करते। इसलिए मैंने कहा ये एक कोलॉकियल टर्म है, इसको बस ऐसे यूज़ कर लिया जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है, ग्लोबल साउथ मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, और ग्लोबल नॉर्थ मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव जैसे पेश कर रहा है। देखो कहीं कहीं लिखा होगा कि इंडिया लीडर जैसे अपने आप को पेश कर रहा है। सी अभी हम लीडर नहीं बने हैं ग्लोबल साउथ के। दूसरी चीज़, आई डोंट थिंक इंडिया की प्रायोरिटी भी है कि हम लीडर बन जाएं। हमारी प्रायोरिटी ये है फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ का भला हो, और हम क्या करें, हम उसके लिए बार्गेनिंग करें, हम पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करें बड़ी बड़ी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे यूनाइटेड नेशंस। तो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहेंगे, फ्यूचर में डेफिनेटली लीडर भी बन जाएंगे। इंडिया ने भी क्या करा है, जो इजराइल पैलेस्टीन वॉर है वहाँ पे हमने सीज फायर और डी एस्केलेशन को फेवर में लिया है। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि
जो लड़ाई है वो तुरंत रुके और वो सारे स्टेप्स लिए जाएं जिससे ओवरऑल डिसंगेजमेंट हो और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए रुक जाए। ग्लोबली इंडिया, ये जो पोजीशन इंडिया की है वो ऐसी क्यों है? क्योंकि इंडिया एक ट्रस्ट और गुडविल फॉर्चुनेटली क्या करता है, एंजॉय करता है। अब देखते हैं कि अभी जो मीटिंग हुई है इस ब्रिक्स के दौरान, वहाँ पे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक्नॉलेज करा है कि इंडिया ने बहुत मदद की थी 2023 में ईरान को इंक्लूड करने में, कुछ कहाँ पर, कुछ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स। तो ये ईरान ने एक्नॉलेज करा था, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। तो पहले जो ब्रिक्स में, एक बार ब्रिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर ये न्यूज़ और ज़्यादा समझ में आ जाएगी क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं ब्रिक्स के बारे में। देखो, ब्रिक्स एक ऐसा 4 कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि 2006 के अंदर बनता है। यहाँ पे कौन से थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, बस। लेकिन 2010 में, 2010 में साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन कर लेता है और ये जो एस है ये यहाँ पे लग जाता है। तो ये था ब्रिक्स। अब क्या हुआ? 15th जो ब्रिक्स समिट थी जो कि साउथ अफ्रीका में ही हुई थी, 15th ब्रिक्स समिट, इसके अंदर ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, एथियोपिया एंड अर्जेंटीना, ये जो 6 कंट्रीज़ हैं ये और जुड़ गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपको ध्यान रखना है, इस पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। ब्रिक्स पे अगर मेंस पे क्वेश्चन बनता भी है, जो बहुत ही लाइक ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल है कि मेंस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस इसके हैं, तब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी और लिखनी भी पड़ेगी। तो ब्रिक्स के 15th समिट में कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड हुई थी? 6 कंट्रीज़ इंक्लूड हुई थी, जिसमें ईरान भी था, ठीक है। और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी ईरान की एंट्री हुई है और इंडिया ने ईरान की एंट्री इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट की थी और उसके लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें पता चल गई। तो देखो, ये जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे आई है, नई कंट्रीज़, इसमें कौन कौन सी है? ईरान है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। ये तीनों कंट्रीज़ बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है। तो अब अगर आप ब्रिक्स की बात करो और कंपेयर करो उसको, तो आप देख सकते हो कि अराउंड 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ में रहती है। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की जो जितनी भी टोटल इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 28% है और ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो 44% ग्लोबल जो क्रूड ऑयल है या तेल है उसका प्रोडक्शन करती है। ये भी आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं इसी पर्टिकुलर न्यूज़ पे जो हम ईरान इंडिया रिलेशनशिप को पढ़ रहे थे, ठीक है। जब ये दोनों अभी मिले, इन्होंने पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा डिस्कस करी कि कैसे हम कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं चाबहार पोर्ट में और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। अब ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो, ये है चाबहार पोर्ट का एक प्लान। क्या प्लान है? ये है इंडिया और यहाँ पे आपको दिख रहा है गुजरात में कांडला पोर्ट, गुजरात में है कांडला पोर्ट। ये जो हमारा एम क्या था इनिशियली जब ये चाबहार पोर्ट को अनाउंस किया गया था, कि जब अफगानिस्तान में एक्चुअली ना तब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। अब तो अनफॉर्चुनेटली तालिबान का रूल आ चुका है, बट तब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और इंडिया का एम ये था कि हमें अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी तब बढ़ेगी तो जो अफगान लोग हैं उनकी जो सोवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसको फ़ायदा मिलेगा। एंड जो वॉर में वॉर स्ट्रिकन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो इंडिया है ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचा सकता है और बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। ये इंडिया का एम था। बट देखो, बीच में आ रहा है पाकिस्तान एंड पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा इंडिया को अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस होने के लिए। तो हमने क्या एक लीवर निकाला कि क्यों ना हम ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान तक पहुँचे, ठीक है? ये हमारा एक एम था। तो गुजरात का जो कांडला पोर्ट है वो किससे कनेक्ट होगा? वो चाबहार पोर्ट से कनेक्ट होगा, जो कि देखो ईरान के साउथ में है। ये चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? गल्फ ऑफ ओमान जो है उसी के पास में है। एंड चाबहार पोर्ट से एक रेल जाएगी, एक ट्रेन जाएगी ज़हेदन तक। ये ज़हेदन भी अभी ईरान में ही है, लेकिन ये जो ज़हेदन है ईरान में, ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के काफ़ी पास है। फिर ये ज़हेदन से ज़रंज तक एक रोड लिंक होगा और ये ज़रंज कहाँ है? अफ़गानिस्तान के अंदर। तो कांडला है इंडिया में, देन चाबहार पोर्ट भी ईरान में है, देन ज़हेदन भी ईरान में है और जो ज़रंज है वो अफ़गानिस्तान में है और जो काबुल है वो भी अफ़गानिस्तान में है। तो हो क्या रहा है? कांडला से ईरान हम जाएंगे एक बोट से, फिर चाबहार पोर्ट से हम जाएंगे ज़हेदान एक रेलवे लिंक से,
ज़हीदान से हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, अफ़गानिस्तान में चले जाएँगे और यहाँ पे होगी रोड लिंक से और फिर वापस जो रोड लिंक से जो ज़रंज है वो काबुल से कनेक्ट होगा। तो इसके थ्रू देखो हम काबुल तक पहुँच सकते हैं और सिर्फ़ अफ़गानिस्तान को ही फ़ायदा नहीं होगा इससे, इंडिया को क्या फ़ायदा है कि इस पूरे रूट से हम अब और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो रीजन है ना ऊपर की साइड, ये है सेंट्रल एशिया। तो हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के भी काफ़ी क्लोज़ जा सकते हैं और इसके भी ऊपर जाएँगे तो रशिया के साथ भी और ज़्यादा हम इस रूट को यूज़ करते हुए अपना ओवरऑल इंटरैक्शन बढ़ा सकते हैं। और वो जो मैंने अभी ये चीज़ बताई ना कि ये तो एक छोटा-सा पार्ट है, एक बड़े मिशन का। वो बड़ा मिशन क्या है? वो बड़ा मिशन है ये, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो चाबहार पोर्ट का होना उस आईएनएसटीसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब ये आईएनएसटीसी क्या है? देखो फिर से यहाँ पे इंडिया है। अब इंडिया से क्या होगा? हम चाबहार पोर्ट पहुँचेंगे, चाबहार पोर्ट से हम ज़ेहदान पहुँचेंगे जो कि ईरान में ही है। उसके बाद हम तेहरान पहुँच जाएँगे जो कि ईरान का कैपिटल है और फिर यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ से हम सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, यहाँ से हम मॉस्को जा सकते हैं रशिया या फिर यहाँ से हम यूरोप जा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक पहुँचते हुए हमारे पास कितने सारे रास्ते खुल जाते हैं और सिर्फ़ यही नहीं, चाबहार पोर्ट के अलावा एक बंदर अब्बास पोर्ट भी है। इसके थ्रू भी हम ईरान में एंट्री करके फिर से या तो यूरोप जा सकते हैं या मॉस्को जा सकते हैं रशिया या फिर सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। तो ये पूरा एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो एक बहुत बड़ा प्लान है। इस पे अभी भी कुछ काम चल रहा है काफ़ी, बट आपको इसको ध्यान रखना है अगर कोई नई न्यूज़ इसके बारे में आती है तो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ईरान और इंडिया का रिलेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के स्पेसिफिकली लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो कनेक्टिविटी है इन सारे रीजन से, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए पेश करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। जो ईरान की इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए वो चाबहार से ज़्यादा है। देखो हमें इंडिया के अंदर 85% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इंपोर्ट से ही पूरा करते हैं। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ईरान के पास बहुत सारा ऑयल रिजर्व है। पूरा जो वेस्ट एशिया है जिसको मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है, ये जो पूरा रीजन है इसका 24% जो क्रूड ऑयल है वो ईरान के पास ही है। और हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास उन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए जिनके पास ऑयल की अवेलेबिलिटी हो। तो डेफिनेटली ईरान की इंपॉर्टेंस भी ज़रूरी है इंडिया के लिए। इस साल एक डील भी साइन हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जिसमें 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने का। चाबहार पोर्ट एक बहुत ही शॉर्ट एक्सेस देता है कांडला और मुंबई पोर्ट्स को, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये स्टेट ऑफ होर्मुज़ के पास है पर्शियन गल्फ के रीजन में। और देखो ये स्टेट ऑफ होर्मुज़ का है, यही है। ये जो रीजन है ना गल्फ ऑफ ओमान, और ये जो रीजन है ये वाला, ये है स्टेट ऑफ होर्मुज़। देखो गल्फ ऑफ ओमान और स्टेट ऑफ होर्मुज़ के पास ही है चाबहार रीजन, आपको ध्यान रखना है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो गल्फ ऑफ ओमान है, स्टेट ऑफ होर्मुज़ है, यहाँ पे आता है सऊदी अरेबिया एटसेट्रा। तो इस रीजन से भी हम बहुत ज़्यादा ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। बट सपोज़ कल को ये जो रीजन है, यहाँ पे और ज़्यादा फाइट हो गई, कोई वायलेंस हो गया, क्राइम हो गया और ये पूरा रीजन ब्लॉक हो गया, तो हमारा जो रूट है, जिसके थ्रू हमारी कंट्री में ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, वो पूरा ब्लॉक हो गया। तो क्या हमारी कंट्री में ऑयल नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है क्योंकि हम ईरान से ऑयल ले सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं ईरान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के जो सोर्सेज़ हैं, उनको डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अ, तो इसके अलावा एक 700 किलोमीटर का रेलवे लिंक बनेगा। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि चाबहार तक ज़ेहदान तक एक रेल जाएगी, वो 700 किलोमीटर की है। उसके बाद ज़ेहदान टू ज़रंज जब बॉर्डर क्रॉस होगी अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे एक रोड लिंक होगा, ठीक है? ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। 2019 से पहले ईरान से इंडिया 12% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। लेकिन होता क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी थी, तब उन्होंने इंडिया को फ़ोर्स करा कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे और इंडिया ने एग्री कर लिया कि ठीक है, हम ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे। इससे प्रॉब्लम ये हुई कि हमें अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्राइसेस फेस करनी पड़ रही है। एंड जो ईरान के साथ डील करके हमें जो फ़ायदा मिल रहा था लो प्राइसेस का और एनर्जी सिक्योरिटी के डाइवर्सिफिकेशन का, वो भी कम हो गया। इससे एक और नुकसान ये हुआ जब हमने ये ऑयल इंपोर्ट करना रोका डोनाल्ड ट्रंप के फोर्स के कारण, प्रॉब्लम ये हुई कि ईरान जो है उसके रिलेशनशिप चाइना से इम्प्रूव हो गए, क्योंकि इंडिया से ख़राब होंगे तो ईरान रीजन में कोई ना कोई और पार्टनर तो ढूंढेगा ही, तो चाइना से वो और ज़्यादा इंटीग्रेट होने लगा। तो ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी। एक प्रोजेक्ट है एम्बिशियस ईरान ओमान इंडिया।
ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, बहुत ही छोटे स्टेज में है। जो चाबहार पोर्ट है, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस पे तो बहुत काम चल रहा है, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफंक्ट हो चुका है अभी। 1993 से इस पे बात चल रही है, अब तक ये एक्टिव नहीं हुआ है। ये एक ऐसी पाइपलाइन है जो कि यहाँ पे ईरान है, ठीक है, यहाँ पे ओमान है नीचे की साइड, और यहाँ पे इंडिया है। तो इनको कनेक्ट करके ये जो पाइपलाइन है ये बनेगी। इससे डेफिनेटली एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की और ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कुछ। तो इस पे ये आर्टिकल था, ऑथर ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं, जिससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, असेसिंग इंडियाज ट्यूबरक्लोसिस बर्डन। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। अब प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है। तो इसको रिलीज करा है WHO ने, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो रिपोर्ट है इसमें ये लिखा है कि इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद आता है इंडोनेशिया। ये दोनों टॉप कंट्रीज आपको ध्यान होनी चाहिए, इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इंडिया में अगर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस हैं तो वो कितने हैं? वो वर्ल्ड के 26% है, ठीक है। ग्लोबल जितने भी ग्लोबल जितने भी केसेस हैं टीबी के, उसके 26% इंडिया में ही है। और जो ग्लोबल जितनी डेथ होती है टीबी से, वो उसका भी 26% डेथ इंडिया में ही हो रही है। और एक अच्छी बात ये है, इस रिपोर्ट में मेंशन है कि टीबी से जो डेथ हो रही है इंडिया में, वो डिक्लाइन हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग, वो फॉल कर रही है। लेकिन फिर भी जो प्रेवलेंस है अभी, वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 26% एक बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब 1/4 ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन इंडिया में ही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसको इम्प्रूव करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़, ऑन द न्यू कोस्टल जोन प्लान ऑफ केरला। सो ये जो ऑथर है ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी, सजेस्ट नहीं कर रहे, ये इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक प्लान लॉन्च करा है, जिसको बोला जा रहा है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। अब ऐसे रैंडम स्निपेट्स पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, ये किस स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च करा गया है केरला के अंदर। इसमें हो क्या रहा है, देखो कि केरला की जो कोस्ट है वो काफ़ी बड़ी है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये सजेस्ट कर रही है कि केरला की जो कोस्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल है। चाहे वो यहाँ पे फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हो, चाहे वो यहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हो, चाहे वो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने का हो, क्योंकि केरला से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है इंटरनेशनली। सो द थिंग इज़ कि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्ट पे बनेगा तो इकोनॉमी भी अच्छी होगी, इंप्रूव होगी। बट जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये शायद अच्छी चीज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्टल एरिया पे बनेगा, उतना ज़्यादा एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डैमेज होगा ही। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ही केरला इंडिया में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। इट इज़ नॉट द मोस्ट, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। एंड इसके कारण जो अगर यहाँ पे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होने लगेगा, वो भी कोस्टल रीजन में, और कोस्टल रीजन ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और वहाँ पे इतना डेवलपमेंट भी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल डैमेज है बहुत ज़्यादा होगा। ऑलरेडी डैमेज ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन की काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक पूरा आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है। तो ये जो प्लान है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, ये कोस्टल जोन रेगुलेशन नोटिफिकेशन 2019 में आई थी, CRZ रूल्स उनके अंदर है। देखो जो 2019 में ये एक्चुअली CRZ कोस्टल जो जोन्स है ना पूरे इंडिया में, वहाँ पे कितनी माइनिंग हो सकती है, कितना डेवलपमेंट हो सकता है, और किस रीजन को प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं CRZ नोटिफिकेशन। तो पहले भी एक नोटिफिकेशन थी 2011 की, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई थी कोस्टल इकोसिस्टम को। वहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट था बहुत ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना कोस्टल एरियाज में। लेकिन 2019 में जो कोस्टल रेगुलेशन जोन की नई नोटिफिकेशन आती है, उसमें ये मेंशन होता है कि जो परमिशन लेना काफ़ी इजी है, कोस्टल एरिया के पास जो इंडस्ट्रीज़ है और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उसको अप्रूव करना भी बहुत सिंपल हो गया। लोगों की जो लोकल लोगों की जो बात सुनी जाती है, उसका जो रेलेवेंस है उसको कम कर दिया गया है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को अलाउ कर दिया है कोस्टल जोन में एक्टिविटी करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। सो ओवरऑल 2019 के जो नोटिफिकेशन है, उसके थ्रू कोस्टल मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला था। और ये जो नया मैनेजमेंट प्लान आया है,
ये 2019 सीआरजी गाइडलाइंस के अंदर आया है। इसका मतलब इस प्लान के थ्रू भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है और जो एनवायरमेंटल डैमेज है ऑथर बोल रहे हैं कि वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो डेमोग्राफिक प्रेशर है ना, मतलब देखो कोस्टल पार्ट्स पे जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक प्रेशर ऑन लैंड। ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड थाउजेंड्स ऑफ लैंड मॉडिफिकेशन भी हो रहे हैं, जैसे इलीगल रिक्लेमेशन ऑफ वेटलैंड्स। जो बहुत सारे वेटलैंड्स हैं कोस्टल एरिया पे, छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वाटर बॉडीज होती हैं, उनको भर के मिट्टी से उनके ऊपर बिल्डिंग बना दी जाती है। तो जो वेटलैंड इकोसिस्टम है ये भी बर्बाद होता है, एनक्रोचमेंट हो जाती है इनकी, और केरला कोस्ट में ये ऑलरेडी हो रहा है। इस प्लान से ये और ज़्यादा होने लगेगा। हंड्रेड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हो रहे हैं और फ्यूचर में भी होंगे, और वो जो अभी रूल्स है ना उनका ऑलरेडी वायलेशन कर रहे हैं। जब ये आएगा तो वायलेशन और भी ज़्यादा हो सकता है। जो मैंग्रोव भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मैंग्रोव बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेशन होती है जो यूजुअली कोस्टल एरियाज में देखने को मिलती है। मैंग्रोव्स क्या करते हैं, जो नदी है और जो बीच है, जो पानी है सी का और जो बीच है, इसके अंदर जो सैंड होती है ना उसको वो एक जगह होल्ड करके रखते हैं अपनी रूट्स के वजह से। उनकी जो रूट्स रहती है मैंग्रोव ट्रीज की, अगर मैंग्रोव ट्रीज को काट दिया गया और लोकल कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए मैंग्रोव ट्री को हटाना पड़ेगा ही, उनको काट दिया गया तो जो वाटर लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, जो सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और फ्यूचर में जो बीच का इरोजन है वो भी बढ़ेगा, और फ्लड और सुनामी के कारण जो डैमेज होगा वो ज़्यादा होगा फ्यूचर में। तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं जो कि ऑथर सजेस्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सिटीज़। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसा डेटा है जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा, और अर्बनाइजेशन पे GS1 में ज्योग्राफी पे क्वेश्चन आ सकता है, GS3 में इकोनॉमी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो देखो वर्ल्ड सिटीज डे था अभी अक्टूबर 31 को, ऑब्वियसली ये एक फैक्ट है, बट द थिंग इज कि एक डेटा आपको ध्यान रखना है कि अभी जो वर्ल्ड की अर्बन पॉपुलेशन है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, देखो जो इंडिया का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग, या जो अभी करंट एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंग 34% जो इंडियंस हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं, अराउंड, ठीक है, ये एग्जैक्टली नहीं है, अराउंड। वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे अराउंड 57% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, और ये बोला जा रहा है कि जितने लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं 4.7 बिलियन, ये डबल हो जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 9 मिलियन हो जाएंगे, सॉरी 4.7 बिलियन, वो डबल हो जाएंगे 2050 तक। तो ये चीज़ों आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है एंड मेंस में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो जो ग्लोबल साउथ है, अगेन मैंने आपको बताया था ग्लोबल साउथ कौन है, वो कंट्रीज जो कि इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज है। तो ग्लोबल साउथ में ये जो चैलेंज है अर्बनाइजेशन का वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम क्या फेस कर रहे हैं ग्लोबल साउथ में, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा रैपिड है, मतलब बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए वो अनसस्टेनेबल भी है। क्योंकि देखो कोई चीज़ अगर इतने बड़े लेवल पे हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो वो फेज वाइज मैनर में होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में आपको भी पता है जो सिटीज़ हैं उनकी बाउंड्री ना इतनी छोटी होती थी, अब जो सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे करते करते एक्सपैंड होती जा रही है, और ये जो अर्बन एक्सपेंशन है, जो ऑलरेडी जो सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो जो एक्सपैंड कर रही हैं चारों डायरेक्शन में, ये बहुत ही अनप्लैंड है। तो अनप्लैंड अर्बनाइजेशन एंड अनप्लैंड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सिटीज़ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की। और जो एक्सपेंशन भी हो रहा है या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो अर्बनाइजेशन इंडिया में हो रहा है, हमें पता है कि हमारे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। तो ये जो अर्बनाइजेशन हुआ भी है ये इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, और ओवरऑल रिसोर्सेज भी कमी है, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्स की सबसे ज़्यादा कमी है। सिटीज़ जो है वो सफ़र करती है बहुत चीज़ों से, एक तो हाउसिंग शॉर्टेज, बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लेकिन उनके पास रहने की जगह नहीं होती, और काफ़ी लोग अनफॉर्चुनेटली उनको स्लम्स में रहना पड़ता है क्योंकि हाउसिंग शॉर्टेज है, और जितने हाउस अवेलेबल भी हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब हाउसिंग शॉर्टेज भी है और हाउसिंग अफोर्डेबल भी नहीं है, और पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, दो चीज़ें हैं इसमें। जो लोग स्लम्स में रहते हैं या कच्चे मकानों में रहते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, डेफिनेटली वहाँ पे सैनिटेशन और वाटर अवेलेबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़, अर्बन सिटीज़ में इंडिया में देखा गया है कि जो सॉलिड एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है,
तो वो भी इन चीज़ को बताता है। एंड इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स, क्योंकि देखो फ्यूचर में जो बारिश है वो और ज़्यादा इरेटिक होगी, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी क्लाइमेट चेंज के कारण। तो अर्बन एरियाज़ में टेक्निकली अभी जिस तरह से एनवायरनमेंट है वो और ज़्यादा ख़राब होएगा। फ्यूचर में जो पोल्यूशन है उसके लेवल्स बढ़ेंगे। साथ में ही जो अभी हम फिनोमेना फेस कर रहे हैं, अर्बन फ्लड्स, ये जो अर्बन फ्लड्स हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है। फिर आते हैं कि इंडियन अर्बनाइजेशन में क्या है। देखो ये जो ऑथर है सजेस्ट करते हैं और कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को। ये बोलते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, स्पेशली इंडिया, इनमें जिस तरह का अर्बनाइजेशन हुआ है वो डिफरेंट तरीके का है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो अर्बनाइजेशन हुआ था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ड्रिवन था, जिसके कारण जॉब्स मिली और जितना भी रूरल लेबर था वो अब एब्जॉर्ब हो गया अर्बन लेबर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। और एक और ये था क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म करती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके कारण भी उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसा आता था। इनफैक्ट इंडिया ने ब्रिटिश जो कॉलोनियल एम्पायर था उसको $45 ट्रिलियन जो मनी है वो दिया था। वेल दिया नहीं था, हमने वॉलंटरीली नहीं दिया, बट उन्होंने डेफिनेटली इनवॉलंटरीली एंड फोर्सफुली इंडिया से एक्वायर करा था। इंडिया की अर्बनाइजेशन कैसी है? क्या हमारी अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से फ्यूल हो रही है? क्या हमारा अर्बनाइजेशन रूरल लेबर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा है? ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इन दोनों का आंसर है नो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा अर्बनाइजेशन इज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। मतलब हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो पॉवर्टी ड्रिवन है, चाहे वो रूरल टू अर्बन हो या वो अर्बन टू अर्बन हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि अगर कोई इंसान रूरल अमेरिका से, यूएस से अर्बन यूएस में, अर्बन अमेरिका में जाएगा तो वो ये सोच के जा रहा है कि यहाँ पे मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। इंडिया में कोई अगर रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया में जा रहा है तो वो ये सोच रहा है कि यार रूरल इंडिया में तो मेरे पास कुछ नहीं है, चलो अर्बन इंडिया में जाके थोड़ा बहुत तो काम मुझे मिल जाएगा। और जो लोग अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब जो छोटे टाउन से, स्मॉल सिटीज से, टियर 3 सिटीज से, टियर 2 सिटीज से, टियर 1 सिटीज में जा रहे हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा रहे हैं, वो पर्पस भी यही है। इसलिए मतलब जो दिमाग में आप मेंटालिटी समझो, वो इसलिए मूव कर रहे हैं क्या कि मेरी लाइफ बन जाएगी। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मूव कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल कमी है, इसलिए वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। और जब कोविड-19 आया था तो डेफिनेटली जो अर्बन प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई और उस टाइम हमारी जो अर्बन प्लानिंग में जो स्ट्रेन था वो भी निकल के आया। और हमने देखा कि कोविड-19 के दौरान जितने भी लोग रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया में रहते थे वो अर्बन एरियाज़ को छोड़ के वापस रूरल एरिया में जाने लगे। इसको बोला गया रिवर्स माइग्रेशन। और इसके दौरान इन माइग्रेंट्स को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा जो अर्बन इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट है। प्रॉब्लम एक और है कि 2021 का सेंसस अब तक हुआ ही नहीं, तो हमें अभी ये भी पता नहीं कि अर्बन एरिया में इंडिया में एक्चुअली कितने लोग रहते हैं। जो नंबर्स हम डिस्कस करते हैं वो सब एस्टिमेशन है, वो एक्चुअल नंबर्स नहीं है। फिर वर्ल्ड बैंक सजेस्ट करता है कि 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज, बट ये 40% सही है, 31% सही है या 34% सही है, हमारे पास आइडिया ही नहीं है क्योंकि 2021 का सेंसस आया ही नहीं अब तक। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन है 40%। फिर इंडियन सिटीज़ के मेन चैलेंजेस क्या हैं? बहुत सारे हैं जो मैंने आपको अब तक बताए हैं। इसके अलावा भी स्पेशल प्लानिंग इनएडिक्वेट है। स्पेशल मतलब जो ओवरऑल स्पेस मतलब जो ज़मीन पे जगह है, स्पेस है अर्बन एरिया में, वो जो प्लानिंग है वो इनएडिक्वेट है, अच्छे से नहीं है। वही अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़, क्लाइमेट चेंज से हमें प्रॉब्लम है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा मैसिव है, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण अर्बन एरियाज़ जिसमें पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, स्पेशली डेमोग्राफिक प्रेशर या फिर पॉपुलेशन प्रेशर। इनइक्वालिटी बढ़ रही है क्योंकि स्लम्स भी बढ़ रहे हैं और रिच एरियाज भी बढ़ रहे हैं अर्बन एरियाज में, तो इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। सोशल सेग्रेशन और गवर्नेंस की लिमिटेशंस तो बहुत टाइम से ऑलरेडी है ही। एक और डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मिली थी और उनको बहुत सारी राइट्स भी मिली थी अर्बन लोकल बॉडीज़, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गए उनको। लेकिन ये देखा गया है कि इंडिया में ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनको ज़्यादा राइट्स
जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस्ड थी वो मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इनका जो काम है वो प्राइवेट एंटिटीज़ को दे दिया जाता है, इनको नहीं दिया जाता। और जो 12th शेड्यूल की जो लिस्ट है ना, इसमें लिखा है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास कौन-कौन सी पावर्स हैं, जिस पे वो काम कर सकती है। उन 18 फंक्शंस में से, उन 18 पावर्स में से अब तक सिर्फ 3 ही ऐसी पावर्स हैं, 3 ही ऐसे फंक्शंस हैं जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को कंप्लीटली दे दिए गए हैं। बाकी सब पे स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठी है। तो ये सजेस्ट करा जा रहा है कि क्योंकि हमारे कंट्री में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी एम्पावर नहीं करा गया, तो इसके कारण ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसका ये एक कॉज है, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट है कि मेयरली जो पैसे अर्बन गवर्नमेंट्स को दिए जाते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ को दिए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% है जीडीपी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट साइंस रिजल्ट फ्रॉम आदित्य L1 इसरोज सन मिशन आउट। सो इसरो ने एक मिशन लॉन्च करा था जिसका नाम है आदित्य L1। इसका एम था कि ये सन के पास जाके सन को स्टडी करेगा। सिंपल, यही इसका एम था। बट ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा L1 पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम L1 है। L1 का मतलब लेग्रांज पॉइंट। लेग्रांज पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सन और अर्थ के बीच में जो दोनों की जो ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि सन भी, देखो अभी आप अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सन की भी ग्रेविटी है, क्योंकि सन काफ़ी बड़ा है, ऑब्वियसली सन की ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन आप अर्थ से उड़ के सन पे क्यों नहीं पहुंच जा रहे? क्योंकि अर्थ के आप बहुत पास हो और आपकी बॉडी अर्थ का जो पुल है ना, बहुत तेज़ी से एक्सपीरियंस कर रही है कंपेयर टू सन। तो अभी तो आप जंप करोगे सपोज, तो आप नीचे आओगे, ऊपर नहीं जाओगे। तो सपोज आप अर्थ से इतना दूर चले जाओ जहाँ पे अगर आप जंप करो तो ना तो आप नीचे जाओगे ना ही ऊपर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल सन और अर्थ का बैलेंस हो गया। इन्हीं पॉइंट्स को लग्रांज पॉइंट्स बोलते हैं। तो ऐसा पॉइंट जो कि अर्थ और सन के बीच में है वो L1 है। लेकिन सिर्फ ये एक ऐसा इकलौता पॉइंट नहीं है जहाँ पे अर्थ और सन की ग्रेविटी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ऐसे टोटल 5 पॉइंट है। वो पॉइंट जो एग्जैक्टली अर्थ और सन के बीच में है, उसको L1 पॉइंट नाम दिया गया है। और वहीं पे हमारा आदित्य मिशन गया था, इसरो ने जो लॉन्च किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये न्यूज़ सजेस्ट कर रही है कि इसने कुछ चीज़ें पता लगाई है। आदित्य L1 के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। आई विल रिकमेंड आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मिशन है। और ये जो टूल है उस सैटेलाइट के ऊपर, वैसे वो सैटेलाइट तो नहीं बोलेंगे उसको, बट उस पर्टिकुलर मिशन के ऊपर इसका नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रीलिम्स में आपको थोड़ा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो कि हमने भेजा है मिशन सन को पढ़ने के लिए, उसने प्रिडिक्ट करा था एक कोरोनल मास इजेक्शन। देखो होता क्या है कि सन के ऊपर बहुत ज़्यादा, सन का जो सरफेस है ना, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। इसके कारण सन के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर के कारण टूट जाते हैं। सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही नहीं टूटते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टूटते हैं डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में, मतलब ये सारे एटम्स अलग अलग हो गए। लेकिन वहाँ पे गर्मी इतनी है और मैग्नेटिक फोर्स भी इतनी ज़्यादा है कि एटम ही टूट जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटॉन है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है। वहाँ पे इतनी हीट है, इतनी मैग्नेटिक फोर्स है कि इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को छोड़ के ही भाग जाता है। तो जो प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियस है वो किसी एटम का अलग घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अलग मज़े में घूम रहे हैं। तो ये जो स्टेट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस वाला प्रोटॉन है वो अलग अलग घूम रहे होते हैं, इसी को कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा है ये सन के सरफेस पे होता है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी मैग्नेटिक पुश के कारण, सन की इंटरनल एक्टिविटी के कारण ये जो प्लाज्मा है ना बहुत तेज़ी से एक्सप्लोजन के साथ सन की सरफेस से बाहर निकलता है और वो अर्थ की तरफ आता है। इसी को कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। सिंपल, जब ये कोरोनल मास इजेक्शन आता है तो डेफिनेटली जो हमारे अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट्स हैं उनसे ये टकराता है, उनकी एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करता है। कभी कभी तो ये सैटेलाइट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं उनको फ्राई कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। तो इन्हीं की स्टडी आदित्य L1 भी कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आदित्य L1 है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है सन से, बाय द वे, ज़्यादा पास नहीं है। एंड 2015 में एक हमने एस्ट्रोसैट लॉन्च करा था। एस्ट्रोसैट क्या है? एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मतलब अर्थ के
अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही है जो कि स्पेस को देख रही है, ठीक है। वैसे ही दूसरी एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि हमने स्पेस में छोड़ दी है, जिसका नाम था आदित्य L1। सन को पढ़ने वाली ये पहली इंडिया की मिशन है, लेकिन स्पेस को इन जनरल पढ़ने वाला ये इंडिया का दूसरा मिशन है। और ये जो लैग्रांज वन पर पॉइंट पर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 रॉकेट से इसको छोड़ा गया था। ये कुछ स्टैटिक डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आदित्य L1 डेफिनेटली न्यूज़ में था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। हैव अ गुड डे।